हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बीएसपीसी एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचे हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 1 से डेढ़ मंथ के अंदर में कुछ न कुछ आपके पास नोटिस आएगा एग्ज़ाम के रिलेटेड। यदि आपने अभी तक अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास एग्ज़ाम डेट आएगा दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो आएगा इसमें आपको बहुत कम समय बचेगा। यानी कि आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा एग्ज़ाम में और आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो यदि आपने अभी से तैयारी नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, आप तैयारी को अपना अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। तो इसी के दोस्तों बूस्ट करने के लिए हमने आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बुक आती है, जो पीवाईक्यू का, तो उसका दोस्तों हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर हमारे पास था ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ट्रांसफार्मर यानी कि परिणामी मित्र को हमने स्टार्ट किया था। और दोस्तों इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर शेयर कीजिए कि जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं इसमें से कितने प्रश्न को आपको पहले से पता था, ये कौन पता नहीं था। दोस्तों, यदि आपको उसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। पहला सवाल क्या पूछा गया था आपसे, ये बिहार टीजी 2 का यानी कि आपके बी स्पेशल का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी प्रश्न हैं ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं प्रश्न। तो आप ऐसा कीजिए ना कि किसी भी प्रश्न को आप मत छोड़िए, जितना हम करवा रहे हैं सभी को आप देख जाइए। जितने प्रश्न आपकी आंखों से गुजरेंगे उतना ही आपको एग्जाम में उतना फायदा होगा। यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है। यानी आपको पता है दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है, कॉइल होती है, ठीक है। एक होता है कॉइल, होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जो हम ऊर्जा को ट्रांसफर होता है दोस्तों, यहाँ पे अंतित होती है, वो किस माध्यम से होती है, किस माध्यम से होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स से होता है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका क्रोड लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे क्रोड से, जो यहाँ पे क्रोड लगा होता है, यहाँ से क्रोड लगा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे धारा देते हैं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, वही क्या करती है यहाँ पे एक जगह से जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग को यहाँ पहुँचाने के काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ से हम यदि धारा देते हैं तो ये पे क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना ये एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो सेकेंडरी प्राइमरी से क्या होता है सेकेंडरी तक यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर फॉर्मेशन रेशियो आप देखेंगे तो N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2 बराबर K होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। यहाँ से आपके क्या होते हैं तो न्यूमेरिकल के सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज इनके इनपुट यानी कि प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। यानी कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें द्वितीयक वोल्टेज जो है ना इसके प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है, ठीक है। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, जो आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज होते हैं ना इसके प्राथमिक वोल्टेज से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। क्या उसे क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे N2 जो है ना यहाँ बड़ा है किससे, N1 से, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर कोर लिमिटेड किस लिए की जाती है। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको लेमिनेटेड किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, ये जो कम करते हैं हम लोग, ये देखिए आपके बिहार टीजी 2 में पूछा गया है, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन देख लीजिए, ये 3/11/2018 पूछा गया है, 3/11/2018 ईस्वी को बैच 1 में और बैच 3 में, यानी कि एक ही दिन क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। आप देख पा रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यदि इसलिए आपको हम बता रहे हैं जितने क्यों है ना भारत जितने भी एग्जाम हुआ इलेक्शन टेट का, आप सभी को देख जाइए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन का इतना स्टोर हो जाएगा, जितना आपके पास जितना क्वेश्चन स्टोर होगा उतना ही आपको अच्छा होगा कि आपके आने वाले एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग किसको, एडी करंट लॉसेस को, यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कई बार ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ ये भी आपके बिहार टीजी 2 का ही है। कह रहा है कि यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है,
तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों को पता है कि जब भी कोई मशीन में हानि नहीं होगी ना, तो उसका क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, आदर्श बोलेंगे। जिसे क्या बोलेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इसकी दक्षता जो होती है लगभग कितनी होती है, 100% होती है। क्या होती है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, लगभग 100% होती है। और दोस्तों आदर्श जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, लीकेज फ्लक्स नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और कोर में किसी प्रकार की क्या होती है, लो हानि, यहाँ पे जो आयरन लॉस होती है यहाँ पे नहीं होती है। और आदर्श ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट पावर होता है वो इनपुट पावर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि बुखोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में किस लिए करते हैं। तो दोस्तों को पता है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बुखोज रिले लगा होता है। इसका काम होता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के लिए इसका काम होता है कि सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। देखिए बुखोज रिले का उपयोग आमतौर पर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से सुरक्षा युक्ति होती है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा होने की स्थिति में सूचना एक अलार्म बजाकर क्या करता है, देता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी षटकोणीय यानी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। तो दोस्तों जो सेल टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर, इसमें जो चुंबकीय पथ होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक दोस्तों कोर टाइप होता है, एक होता है सेल टाइप। तो सेल टाइप में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि 2 चुंबकीय पथ होते हैं, और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई, आई, एल व टी यू आकृति की स्टैंपिंग प्रयोग करके दोहरी आयताकार कोर तैयार की जाती है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको ये भी प्रश्न पूछता है कि इसकी आकृति किस प्रकार की होती है। ये ई भी होता है, आई भी होता है, एल भी होता है, टी भी होता है, यू आकृति, इस टाइप की आकृति होती है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आगे हम प्रश्नों को आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी ट्रांसफार्मर में श्वसन यानी कि ब्रीदरों का उपयोग क्यों करते हैं। तो अभी आपको हम बताया दोस्तों, जो ब्रीदर होते हैं ना, इसका इस्तेमाल करते हैं हवा से नमी को खींचने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं। 69 का सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो ब्रीदर का कलर होता है ना, ये भी आपके प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रीदर में वायु की नमी सोखने के लिए सिलिका जेल रखा जाता है, ठीक है। जो सिलिका जेल होता है ना, इसका कलर पूछा जाता है आपसे। ये जब पूरा अच्छा रहेगा ना दोस्तों, तो इसका रंग कैसा होगा, नीला यानी ब्लू होगा। जब ये नमी सोख लेने के बाद इसका दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा इसका रंग जो है ना वो गुलाबी रंग हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे गुलाबी रंग हो जाता है नमी सोखने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भंवर धारा एडी करंट की एक कमी है। तो दोस्तों जो भंवर धारा है यानी कि एडी करंट जो है ना, वो किसकी एक कमी होती है, तो वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान जो है ना, वाइंडिंग में होता है। देखिए जो एडी करंट होता है ना, लॉस, एडी जो करंट लॉस होता है, ठीक है, जिसे भंवर धारा भी कहते हैं। और दोस्तों उसका नाम दूसरा क्या है, तो एक फकहोल्ट धारा भी इसे बोलते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एएलपी में ये प्रश्न पूछा गया है कि भंवर धारा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना होगा। उसे बोलते हैं फकहोल्ट धारा भी कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कि भंवर धारा एडी करंट की कमी की में एक कमी क्या होती है, तो वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका क्या होता है फॉर्मूला, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच डैश जुड़ा होता है। तो कोई भी यदि पावर ट्रांसफार्मर हमारे पास होगा, उसमें जो टैपिंग स्विच होता है वो किससे जुड़ा होता है दोस्तों, तो ये आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है। तो दोस्तों यदि किसी भी ट्रांसफार्मर को यदि डीसी दे दीजिएगा ना, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। यानी कि आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो केवल एसी पे काम करते हैं। जैसे ही आप उसको डीसी दीजिएगा, वो अपना मुंह फेर लेगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, जल जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे किस क्लिप ऑन मीटर क्या होता है, विभव ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। आपके पास अगला है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, वितरण ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। तो क्लिप ऑन जो मीटर दोस्तों क्या होता है आपके पास, तो ये करंट ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2 ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्तें हैं। तो दोस्तों ये शर्तें क्या हो जाएंगी, यानी कि इसके पास क्या होना चाहिए, तो आवृत्ति भी होनी चाहिए, वोल्टेज भी होनी चाहिए, फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है।
तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें जो नो लोड करंट होता है इसका मान कितना होता है आप लोग ध्यान रखेंगे 2% से 5% के बीच में होता है ट्रांसफार्मर में नो लोड का मान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास है कि जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आयरन लॉस और जो कॉपर लॉस होता है ये दोनों बराबर होते हैं, तो ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होती है? जब लोहे का क्षय और जो तांबे का क्षय होता है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब क्या होती है ट्रांसफार्मर दक्षता होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, वो क्या होती है अधिकतम यानी कि हाई हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों कौन सा होता है? बुखोज रिले होता है। आपको हम जस्ट ऊपर बताए थे बुखोज रिले के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बुखोज रिले क्या होता है ना कि का प्रयोग तेल टैंक के साथ ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है और बुखोज रिले गैस दाब से प्रचलित होती है। ठीक है, इसे गैस दाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि 100 एम्पियर है ऑब्लिक में 5 एम्पियर का अनुपात सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर 5 ए एम्पियर मीटर से जुड़ा हुआ है। यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। वास्तविक करंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ठीक है, आप इसे दोस्तों निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि 60 एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं कि ट्रांसफार्मरों में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों ये किसमें होता है? तांबे के क्षय में क्या होती है परिवर्तन होती है, कॉपर लेस में क्या होता है यहाँ पे परिवर्तन होता है। एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय कितना है? 1000 वाट है, तो आधे लोड पर क्षय कितना हो जाएगा? तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 250 वाट यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, गुना जितना दे रखा है उतना गुना कर दीजिएगा, आपके पास 250 वाट यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए क्या करते हैं? तो दोस्तों क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं हम लोग इसमें। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। ठीक है, आप तो ध्यान रखिएगा। देखिए और स्टेबलाइजर में, रेगुलेटर में, बूस्टर आदि की तरह यहाँ पे इसका काम आता है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर प्राइमरी से सेकेंडरी में इंडिक्युलिटी और कंडक्टिविटी दोनों प्रकार से यहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि दोस्तों एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। कहता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो आपको बताना होगा दोस्तों केवल एक वाइंडिंग होती है। अगला प्रश्न है कि एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर की में कुल हानि किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसमें जो कुल हानि होती है ना वो किस पर निर्भर करती है? वोल्टता और धारा पर निर्भर करती है इसकी कुल हानि। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणामित्र का सहायक भाग नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान देंगे जो इसमें देखिए आइसोलेटर, बुशिंग भी होता है, ब्रीदर भी होता है, कंजर्वेटर होता है। यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा एक सहायक भाग नहीं है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास ये विगलक है ना आइसोलेटर, ये जो है ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे तो बुशिंग भी होता है, श्वासक भी होता है और संरक्षी, ये सभी क्या होते हैं ट्रांसफार्मर के भाग यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक क्या होता है? तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राथमिक से द्वितीयक तक कॉइल तक क्या होती है वोल्टता बढ़ती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर में दो प्रेरणित कुंडलियां होती है। तो दोस्तों क्या होती है? विद्युत रूप से अलग, ये दो कुंडली होती है दोस्तों यहाँ पे आप ये क्या आप समझेंगे क्या? ये विद्युत रूप से अलग होती है और चुंबकीय रूप से क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। विद्युत रूप से अलग और चुंबक रूप से क्या होती है यहाँ पे? समान होती है। अगला प्रश्न आपके पास है कि उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र का प्रयोग डैश के पास परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? लोग वोल्ट मीटर के को क्या कहते हैं परास को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि परिणामित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण BH पास क्षेत्र होना क्यों अवांछनीय है दोस्तों? क्योंकि इनमें क्या होता है ना हिस्टेरिसिस जो है हानि क्या होती है यहाँ पे कम हो जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रांसफार्मर कोर पटलन डैश द्वारा रोधन किए गए होते हैं। दोस्तों वार्निश द्वारा क्या होते हैं? तो रोधन किए गए होते हैं। ठीक है, यानी कि वार्निश मतलब पटला मतलब क्या होता है दोस्तों? कोर लेमिनेशन होता है। ठीक है, और रोधन मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगी
दो परिणामित्रों यानी ट्रांसफार्मरों के समानांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इन 4 ऑप्शन में से आपका क्या आंसर बनता है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों इसका क्या होता है, उनका धारा निर्धारण यानी कि रेटिंग समान होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 10 केवीए 1100/400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आपके पास एक सवाल है, इस रेशियो पर बैठा दीजिएगा, V2/V1 बराबर N2/N1 पर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां अटैच होती हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। अभी आपको हम बताए थे, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिणामित्र ट्रांसफार्मर में कोर पटलन लेमिनेशन डैश द्वारा विसंवाहक होते हैं। तो किसके द्वारा विसंवाहक होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं वार्निश यानी कि लेमिनेटेड जो है दोस्तों, यहाँ पे वार्निश होते क्या होता है, सॉरी इंसुलेटर द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पे विसंवाहक होते हैं। वितरण परिणामित्र ट्रांसफार्मर डैश होते हैं, जो वितरण परिणामित्र ट्रांसफार्मर होते हैं ये क्या होते हैं, 500 केवीए से अधिक निर्धारण रेटिंग वाले अपचाइट परिणामित्र होते हैं। दोस्तों ये नहीं होता है, ठीक है, अपचाई नहीं होता है, उच्चाई होता है। 500 केवीए के कम निर्धारण रेटिंग वाली अपचाइट परिणामित्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक परिणामित टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग करते हैं हम लोग, दोस्तों क्या होता है, बुखोज रिले का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप इस बात को जान चुके हैं अभी तक। दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस क्षमता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा, पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से क्या होती है, कम होती है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि परिणामित्र ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को डैश के रूप में काटा जाता है। तो दोस्तों हम लोग ई पट्टी के रूप में काटते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बताए थे वहाँ पे जो इसकी जो लेटर होता है कौन सा होता है, ई पट्टी के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कोड पटलन से बनाने का मुख्य कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है कि क्रूड हानि को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि एक दोस्तों फिर से एक सवाल है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 60 वोल्ट यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांसफार्मरों को डैश में निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, केवीए में निर्धारित करते हैं। ठीक है, यदि केवीए नहीं है कहीं पे तो वहाँ पे एमवीए है, इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों सवाल है फिर से, इसका आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सवाल है, इसको ध्यान से आप पढ़िए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यदि आप इसका आंसर ढूंढेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन डी 11.1 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से बनाया गया है। ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में डैश रंग का ताजा सिलिका जेल इस्तेमाल होता है। दोस्तों क्या होता है, नीला रंग का क्या होता है, ताजा सिलिका यहाँ पे क्या होता है तो इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में नियत हानियां होती है। दोस्तों जो कांस्टेंट लॉसेस होती है ना वो कौन सी होती है आपको बताना है। तो वो कौन सी होती है दोस्तों, तो एडी करंट हानि एवं हिस्टैरिसीस हानि दोनों यहाँ पे क्या होती है, नियत होती है। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीडर क्यों लगाते हैं, तो ब्रीडर क्यों लगाते हैं कई बार आपको हम बता चुके हैं, तो आपको याद हो गया होगा कि श्वसन के दौरान हवा से नमी सोखने के लिए क्या करते हैं, ब्रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत का काम होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है, म्यूचुअल यानी कि अनन्य प्रेरण क्रिया पर आधारित है। ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, भिनभिनाहट की आवाज़ करता है, इसका क्या कारण है। और दोस्तों ये सवाल कहाँ पूछा गया है तो आप देख पा रहे होंगे बी स्पेशल TG2 में पूछा गया है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, 27/11/18 को बैच 1 में, और सेम वही सवाल दोस्तों 3 तारीख को पूछा गया था बैच 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, दो बार पूछा गया है। तो आपका जो आने वाला एग्जाम है ना वहाँ पूरी संभावना देखी जा रही है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जितना वीडियो आ रहा है ना सभी को आप देखते चलिएगा।
इसका सही जवाब क्या होगा? वाइब्रेशन ऑफ कोर, यानी कि कोर का कंपन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए क्या होती है? भिनभिनाहट होती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है? तो ट्रांसफार्मर जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, इसका टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या करना होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कॉपर लॉस को यहाँ पे निर्धारित करना। अगला सवाल फिर से पूछा गया था आपके कहाँ पे? TG2 में आप देख पा रहे होंगे, एक ही बैच में पूछा गया था, सेम बस दोस्तों। क्या है कि स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर को में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? तो दोस्तों वो हानि कौन सी समान बनी रहती है? तो वो होती कौन सी? कोर दोष जो होती है वो एक समान बनी रहती है। ठीक है। अगला सवाल है कि एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं? यानी कि एक कोर जो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें क्या होते हैं? तो एक चुंबकीय पथ होते हैं। क्या होते हैं? एक चुंबकीय पथ होते हैं। ये भी आपके बिहार TG2 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है? उसे क्या बोलते हैं? एक से अधिक होगा, जैसे एक से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे? मल्टी बोलते हैं। तो मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? दोस्तों ये देखिए, एक ही सवाल को कई बार पूछा गया। 2018 में 27 को पूछा गया था, 4 को पूछा गया था और 3 को पूछा गया था। ठीक है, बैच अलग अलग बैच में ये प्रश्न पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग के नाम जानते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अभी आपको जस्ट बताए थे, जो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, ये क्या होता है? तो कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस को निर्धारण करना होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर उपयुक्त करते हैं? दोस्तों ये भी कहाँ पूछा गया? आपके पास TG2 में पूछा गया है। तो ये जो वायर होती है हमारे पास ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए, ये दोस्तों आपके पास होती है सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है? ये भी आपके पास बिहार TG2 में पूछा गया है दोस्तों। तो टर्न की संख्या किसमें अधिक होती है? तो सेकेंडरी में क्या होती है? टर्न की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। एक सवाल है दोस्तों, आप लोग इस यहाँ पे देख लीजिए, उसका आप बना लीजिएंगे यहाँ पे। इसका आंसर ऑप्शन सी 32,835 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक ट्रांसफार्मर में के लो लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त करते हैं? तो दोस्तों जो हमारे पास लो लॉस होता है ना, आयरन लॉस होता है, वो किसके योग के रूप में व्यक्त करते हैं हम लोग? तो इसे करते हैं हम लोग 1 और 5, यानी कि ET करंट लॉस और हिस्टेरिस करंट लॉस, यानी दोनों के रूप में क्या करते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ये भी कहाँ पूछा गया था आपके पास? तो TG3 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे TG2 में ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होती है? दोस्तों आपको बताए थे, जो अधिकतम दक्षता कब होगी? अधिकतम दक्षता तब होगी जब क्या हो जाएगा? तो यह लोड पर चलता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो विद्युत चित्रांकन में जो एक ट्रांसफार्मर होते हैं उसको दर्शाते हैं 2 प्रतिच्छेदन वृत्त से दर्शाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल फिर से क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास, सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? 72% यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य यहाँ पे दे रखा है? तो डेल्टा स्टार कनेक्शन जो सत्य दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उन अनुप्रयोग से किया जाता है जो जहाँ वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पे होती है। अगला प्रश्न है कि कॉपर लॉस ताम्र हानि किस पर नगण्य होता है? तो नो लोड पर क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? नगण्य होती है। वायरिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को क्या कहते हैं? तो वायरिंग जो प्रतिरोध है इसकी वजह से होने वाली हानि को क्या बोलते हैं हम लोग? ताम्र हानि कहते हैं, यानी कि कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए समांतर निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो जो ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं इसके निर्माण के लिए समांतर लोग प्रयोग करते हैं सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा क्या होती है? तो दोस्तों जो धारा ट्रांसफार्मर होते हैं उससे प्राथमिक जो टर्न होते हैं उसकी संख्या क्या होती है? एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन लिख देते हैं आपको हमें। द्वितीयक टर्नों की संख्या के बराबर, द्वितीयक टर्नों की संख्या के
बराबर, ठीक है। इस पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपके पास हो चुका है। तो इन 4 में से आपका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर आप लिखिएगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। यदि आपको नहीं पता होगा तो फिर भी लिखिएगा, जो भी आपको पता है ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बाकी उसकी वीडियो आपको कैसा लगा है, एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।